1999 के अप्रैल तक किसी को इस घुसपैठ की भनक तक नहीं थी। 3 मई को सबसे पहले कारगिल के कुछ गडरियों से पता चला कि वहां पर बंकर बनाए जा रहे हैं। जब तक कुछ पता चलता, घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की छोटी बड़ी 140 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। 19 मई तक यही कहा जाता रहा कि ये घुसपैठिए आतंकवादी हैं। मई के आखिरी हफ्ते में साफ हुआ कि ये घुसपैठिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज है। आप सब कारगिल में उत्पन्न स्थिति से भली भांति परिचित हैं। ये एक गंभीर स्थिति है, ये खतरों से भरी स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है जो मात्र एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। यह साफ हो चुका था कि पाकिस्तान की फौज कारगिल की पहाड़ियों पर परमानेंट कब्जे के इरादे से घुसी थी। दुश्मन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बैठे थे और उनकी नजर इंडस नदी के साथ श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्जा करने की थी। भारतीय सेना की इन्फेंट्री ने बोफोर्स तोप के साथ मोर्चा संभाल लिया। कारगिल से दुश्मन को खदेड़ने के लिए 26 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च हो गया। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहां एक आम सी बात हो गई है। यहां तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। इन्फेंट्री को कवर देने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल का भी फैसला हो गया, लेकिन आदेश था कि किसी भी कीमत पर एलओसी को पार नहीं करना है। एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों ने 16,000 से 18,000 फीट पर बैठे पाकिस्तानियों को चुन चुनकर ध्वस्त कर दिया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन विजय के पहले 2-3 हफ्ते तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के इरादे फौलादी थे। दिन रात चल रही बमबारी के धमाके और इन बंकर्स का अंधेरा और घुटन, यही है एक आम जवान की जिंदगी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस लड़ाई के मैदान में एक जवान का आधा वक्त अपनी गन पोजीशन पर बीतता है और बाकी का समय अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन अंधेरे बंकर्स में। पूरा देश कारगिल में जान लड़ा रहे जवानों के साथ खड़ा था। तब के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी कारगिल जाकर जवानों से मिले, उनसे बात की। भारतीय जवान एक के बाद एक पोस्ट और बंकर पर कब्जा करते जा रहे थे। कारगिल में भारतीय जवानों का जोश आसमान पर था। 13 जून की सुबह भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली। तोलोलिंग पर आखिरकार भारतीय तिरंगा लहराया। 20 जून को द्रास में कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी से सबसे ऊंची जगह पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराया गया। शहीद विक्रम बत्रा को सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। 29 जून तक भारतीय सेना 2 सबसे अहम पोस्ट पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर कब्जा कर चुकी थी। बस अब टाइगर हिल की अहम पोस्ट बाकी थी। आज जब हम कारगिल युद्ध में बहादुरी की कहानियों के बारे में बात करते हैं और सबसे बड़े युद्धों के बारे में बात करते हैं, तो टाइगर हिल का नाम लिए बिना वो कहानी पूरी नहीं हो सकती। टाइगर हिल वो जगह है जहां पर सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया था। टाइगर हिल सबसे पहले आपको दिखा दें, ये वो टाइगर हिल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और टाइगर हिल को कैप्चर करना भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी टाइगर हिल पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। टाइगर हिल से सीधा नेशनल हाईवे 1 अल्फा दिखाई देता है और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जब तक टाइगर हिल पर कब्जा नहीं होगा तब तक भारतीय सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि टाइगर हिल को लेकर जो युद्ध हुआ वो काफ़ी दिनों तक चला था और जिस दिन भारतीय सेना ने टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया था वही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना गया था। टाइगर हिल में 11 घंटे की सीधी लड़ाई के बाद 4 जुलाई को तिरंगा लहराया। 5 जुलाई तक द्रास पर भारतीय सेना का कंट्रोल हो चुका था। भारतीय जवानों के शौर्य ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया।
पाकिस्तान पहले तो अपने फौजियों की लाशों को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों की वर्दियां और आई कार्ड साफ साफ दिख रहे थे। झूठ बोलने वाले पाकिस्तान ने आखिरकार फौज को बिना शर्त कारगिल से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने बटाली की अहम चौकियों पर फिर से कब्जा कर लिया। 11 जुलाई से पाकिस्तान फौज पीछे हटने लगी और 14 जुलाई को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान कर दिया। 26 जुलाई 1999 को सेना ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि अब कारगिल में दुश्मन के निशान भी नहीं बचे। करीब 60 दिन चला ऑपरेशन विजय भारतीय सेना की सबसे कठिन लड़ाई थी। भारतीय सेना के 530 जवान शहीद हुए, 1363 जवान घायल हुए, 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए। ये वो जवान थे जिन्होंने शहादत देकर देश की सीमा और सम्मान की रक्षा की थी। इन असली हीरोज को देश कभी नहीं भूलेगा। यहां पर हम इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब देश के सैनिक हजारों फीट की ऊंचाई में बर्फ में अपनी हड्डियां गलाते हैं, तब जाकर हमें शॉपिंग मॉल्स में घूमने, फिल्में देखने और आराम से अपना जीवन जीने की सहूलियत मिलती है। कारगिल, तोलोलिंग और टाइगर हिल्स जैसी कई पहाड़ियों पर हमारे सैनिकों की उंगली हमेशा बंदूक के ट्रिगर पर रहती है और इसलिए हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं। और हमारे इन महान सैनिकों की वजह से ही इस देश के तथाकथित बड़े लोग और डिजाइनर पत्रकारों को कश्मीर की आज़ादी की मांग करने वालों का समर्थन करने और बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की सुविधा मिलती है, कॉलम लिखने की सुविधा मिलती है, अखबारों में अपने फोटो के साथ लेख छपवाने की सुविधा मिलती है और एयर कंडीशनड सेमिनार हॉल्स में लेक्चर देने की सुविधा मिलती है और टेलीविजन स्टूडियोज में अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करने की भी सुविधा तभी मिलती है। और यही लोग बाद में इसी भारतीय सेना पर उंगली उठाते हैं, सेना के काम में कमियां निकालते हैं और आतंकवादियों की तरफदारी करते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार ही नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर भी होता है और उसी दुश्मन को कुछ लोग हीरो बनाने में व्यस्त रहते हैं। बुरहान वानी को हीरो बनाने में कुछ लोगों ने, जो कि हमारे ही घर के लोग हैं, उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जेएनयू के मामले में भी देशद्रोही छात्रों को कैमरे की मदद से खूब चमकाया गया और राजनीति की दुनिया में ऐसे लोगों का बिना टिकट प्रवेश करवाने की कोशिश की गई। दुख की बात यह भी है कि हमारे देश में बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के नाम तो सबको याद हो जाते हैं, लेकिन वीर शहीदों के नाम हम अक्सर भूल जाया करते हैं।